अच्छा, न्यूमेरिकल हम नंबर 5 में हमें ये सवाल है कि एक सैटेलाइट है जो विशेस टू ऑर्बिट द अर्थ, जो चाहती है कि वो ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाए, यानी उसके ऑर्बिट में चले। लेकिन किस हाइट पर जाना चाहती है वो? 800 किलोमीटर्स की हाइट के ऊपर वो जाना चाहती है। इसी वजह से हमने लिखा कि हाइट जो है, वो डेटा के अंदर लिखा कि हाइट 100 किलोमीटर है। और किलोमीटर को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो किलो की जगह हम लिखते हैं 1000, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 को अब हमने जब हम 1000 के साथ या 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला ये वैल्यू, और ये वैल्यू हमें मिला है मीटर्स में। तो इतने मीटर्स जो हैं वो बराबर हैं, इतने मीटर्स की हाइट पर वो जो सेटेलाइट है वो जाना चाहती है। उसके बाद वो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ है, ज़ाहिरी बात है क्योंकि हाइट है तो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ है। डिटरमाइन द स्पीड, आप स्पीड फाइंड करें, एक्सेलरेशन एंड ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द सेटेलाइट। तीन चीज़ें एक ही जगह पर हमसे कही गई कि ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करें, ऑर्बिटल पीरियड यानी कि टाइम फाइंड करें कि कितना टाइम लेगा ज़मीन के इर्द गिर्द पूरा चक्कर लगाने में। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है आपके पास यहाँ कहा गया है सिर्फ एक्सेलरेशन। तो इन सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन हम सिर्फ नहीं लिखते। एक्सेलरेशन इज़ नॉट ओनली एक्सेलरेशन बट इट इज़ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आप कह रहे होंगे कि यहाँ स्पीड और एक्सेलरेशन लिखा हुआ है और आपने डेटा के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखा है। तो क्योंकि इसने कहा है कि एक्सेलरेशन वो तब प्रोड्यूस कर रहा है जब वो सर्कुलर मोशन में ज़मीन के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहा है, और जो भी चीज़ ऑर्बिट करती है तो उसको जो एक्सेलरेशन होती है वो सेंट्रीपिटल होती है। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की जानिब, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो डेटा है हमें क्या बतलाती है आखिर। सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। रेडियस ऑफ अर्थ आपको याद होना चाहिए, मास ऑफ द अर्थ आपको याद होना चाहिए इस किस्म के प्रॉब्लम्स के लिए। तो रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो 6.37 इंटू 10⁻6 है, यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड। मास जो अर्थ का है वो 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है। अब ये थोड़ी चीज़ समझें इधर कि यहाँ ज़मीन का सेंटर है, ये जो पूरा सर्किल आप ग्रीन देख रहे हैं ये ज़मीन है, ये पूरी ज़मीन है। ज़मीन का रेडियस जो है ज़मीन के सेंटर से लेकर ज़मीन के सरफेस तक रेडियस ऑफ द अर्थ है। अब जो सेटेलाइट है वो ज़मीन से ज़ाहिरी बात है ऊपर गई है, तो हम कहेंगे कि रेडियस ऑफ अर्थ प्लस में जो ऊपर गई है हाइट, उन दोनों को मिला के हमें मिलेगा टोटल रेडियस। अब टोटल रेडियस किस तरह हम निकालेंगे, अब यह वो यहाँ देखें, रेडियस जो है वो बराबर है यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट के। अब रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़मीन के रेडियस के ऊपर हाइट से गया है। तो रेडियस ऑफ अर्थ हमने पहले लिखा जो कि आपके पास 6.37 10⁻6 है। उसके बाद जो है हमने लिखा है ये वैल्यू जो कि आपके पास सिंपल है हाइट का 1 लाख, बल्कि 1 लाख, हाँ 10,000, 1 लाख जो है हाइट है 1 लाख मीटर्स में, वो हमने लिखा। तो रेडियस अब सारों को हम करेंगे ऐड, इसको हाइट को और रेडियस ऑफ अर्थ को, जब हम दोनों को मिलाते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलता है वो ये वाला है। अब ये जो वैल्यू आपको मिला, इस वैल्यू को अगर आप कन्वर्ट करना चाहे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में तो आपको वैल्यू मिलेगा 6.47 इंटू 10⁻6 मीटर। एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब ये है कि जो पावर आपका पॉइंट यहाँ थी वो पॉइंट 1 2 3 4 5 6 6 मरतबा आप शिफ्ट करके 6.4 तक लेके गए। तो जितनी मरतबा आप पॉइंट शिफ्ट करते हैं उतनी मरतबा आपको जो है वो मिलता है पावर मिलता है। तो अब आपको डेटा के अंदर जो टोटल रेडियस है वो ये मिला हुआ है। तो अब आपका जो पहला सवाल है, सवाल पहला है आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी का पिछले वाला प्रॉब्लम भी उसी के ऊपर था, और हम इसका फार्मूला वैसे पढ़ के हुए भी आए हैं कि इसका फार्मूला है v इज इक्वल टू जी मास सेंट्रल अपॉन आर। जी का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, कांस्टेंट है 6.67 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। मास जो यहाँ सेंट्रल है वो मास ऑफ द अर्थ होगा, क्योंकि यहाँ सेंटर में जिसके इर्द गिर्द सेटेलाइट घूम रही है वो ज़मीन है। अगर यहाँ मार्स होता तो हम यहाँ मार्स की लिख लिए थे, अगर यहाँ जुपिटर होता तो हम एम जे लिखते, एम ई नहीं लिखते। जी की जगह हमने जी लिखी है और आर की जगह हमने कैपिटल आर लिखा है, क्योंकि ये रेडियस दोनों रेडियसेस को मिला के, यानी दोनों रेडियाई को मिला के।
अब g की जगह हमने लिखा है g का वैल्यू जो कि ये वाला है, me की जगह हमने वैल्यू लिखा है ये me का 5.98, r की जगह अब हमने जो वैल्यू लिखा है वो 6.47 10⁻⁶। अब हमने क्या किया है कि जो ऊपर वाले वैल्यूज़ हैं 6.67 और 5.58 यानी कि बिना पावर के एक्स्ट्रा जो वैल्यूज़ हैं वो हमने अलग से हम उनको डील कर रहे हैं। बाकी जो पावर वाले वैल्यूज़ हैं हम उनको अलग अलग से लिख रहे हैं, इस वैल्यू को भी अलग, इस वैल्यू को भी अलग। पावर वालों को हम साथ लिख रहे हैं, जिनके साथ जो कोएफिशिएंट्स हैं खुद उनको हम साथ लिख रहे हैं। डिवाइड किया हमने उनको 6.47 के साथ, इंटू में 10⁻⁶ ये आपका मौजूद है पहले से। अभी आपके पास ये सारे एरोज़ हैं, अब ये सारे वैल्यूज़ हैं और यहाँ आप देखें कि 6.47 इंटू 5.98 जब आप करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं बीच में, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वैल्यू मिलता है ये वाला 39.886। और ये जो वैल्यू है इंटू 10⁻⁻11 और इंटू 10⁻24, इन दोनों वैल्यूज़ को आप जो है अब यहाँ लिखेंगे तो आपका आएगा 10⁻11 प्लस 24, क्योंकि बेसिस सेम है। अपान में हमने उसको डिवाइड किया 6.47 के साथ, इंटू में आपके पास है 10⁻⁶। अब हम क्या करेंगे कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं यानी कि 11 प्लस 24, इन दोनों पावर्स को जब हमने ऐड किया तो हमारा जो पावर मिला है वो 10⁻13 पावर मिला। और बकाया जो चीज़ें हैं वो हमने अभी तक सेम लिखी हैं, यहाँ कोई चेंज नहीं की। यहाँ अब हम चेंज कर रहे हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं आपके, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ लिखा अलग से, इंटू में जो पावर वाले थे ये दोनों, जो 6 का पावर, जो 10⁻⁶ जो पावर नीचे था डिनोमिनेटर में, जब वो ऊपर गया तो वो माइनस का हो गया, तो 13-6। अब 13-6 जब आप करते हैं तो वो आपका प्लस का वैल्यू आ जाता है 7। तो अब आप दूसरी चीज़ ये भी है कि जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आपको जो वैल्यू मिला वो 6.1647 इंटू 10⁻7 है। आपको ये जो वैल्यू है इंटू 10⁻7 है, और आप इस वैल्यू को जो है करना चाहते हैं पूरा लिखना चाहते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 जब इतनी मरतबा गई तो ये जो एक्स्ट्रा मरतबा पॉइंट गई है वो उतने ज़ीरोज़ आ गए, और ये आपका वैल्यू सारा कन्वर्ट हो गया इस चीज़ में। अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे का अंडर रेडिकल लेंगे। जब हम इस चीज़ का अंडर रेडिकल लेते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलता है वो है 7851.56। अब हमें वैल्यू चाहिए एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, तो पॉइंट को हम शिफ्ट कर रहे हैं एक मरतबा, दूसरी मरतबा, ये तीसरी मरतबा। जब हमने पॉइंट को शिफ्ट किया 3 मरतबा तो +6 पावर था, अब वो 3 मरतबा पावर कम होके 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर असल में होता ही पॉइंट शिफ्टिंग की वजह से है। तो अब आपके पास है कि द ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये जो आपने अभी फाइंड की है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, विद विच द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इज 7.85 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वो तब जब वो आपकी 100 किलोमीटर की हाइट के ऊपर हो, ज़मीन के रेडियस से ऊपर, तब उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ये होगी। अगर उसका हाइट में वैल्यू चेंज होगा तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब जो दूसरा सवाल था हमारा डेटा के अंदर वो ये था कि आप जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हमें फाइंड करके दें। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फार्मूला हमें मालूम है कि वो बराबर है v² के। अब v² का जब आप एक्सेलेरेशन लेते हैं तो जो v² का वैल्यू है हमारे पास, वो वैल्यू v का हमने यहाँ अभी फाइंड किया है, वो कौन सा है 7.85। तो v की जगह हमने जो है वैल्यू लिखा v का, देखें आप v की जगह हमने वैल्यू लिखा है v का। अब ये v का वैल्यू कहाँ से है, जो अभी अभी हमने फाइंड किया था 7.8 इंटू 10⁻3। v के ऊपर स्क्वायर है तो इसी वजह से हमने यहाँ भी स्क्वायर दिया। अपान में रेडियस है तो हमने रेडियस का वैल्यू लिखा। रेडियस ऑफ अर्थ नहीं, ये दोनों रेडियसेस हैं, दोनों अर्थ का और हाइट का मिला के। अब 7.85 इंटू 10⁻3 है, जब आपने 10⁻3 को ख़त्म किया तो 7,850 हो गया, क्योंकि ये 0.1, ये 2, ये 0 हो गया। ऊपर में इसके स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर दे दी, और 6.47 10⁻6 आपने सेम लिखा। जब आपने इसको स्क्वायर किया ऊपर वाले वैल्यू को तो आपको ये वैल्यू मिला। ये जो डिवाइड वाला वैल्यू है वो आपने लिखा है सेम। अब ये 6.47 10⁻6 है, तो पॉइंट यहाँ थी, इसी वजह से एक पॉइंट, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी,
पॉइंट को आपने 6 मरतबा शिफ्ट किया तो ये आपका पावर 6 से कन्वर्ट हो गया इसके अंदर। तो अब आपको यहाँ पावर देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को करेंगे डिवाइड। जब इन दोनों वैल्यूज़ को आप डिवाइड करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो 9.52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा। मतलब ज़मीन से 100 किलोमीटर ऊपर अगर कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो जिसकी जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बन रही है यहाँ, वो बन रही है 9.52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हम अभी फाइंड कर रहे हैं ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल पीरियड, कि वो जब ऑर्बिट में घूम रहा है तो ऑर्बिट में घूमने के दौरान उसको टाइम कितना लग रहा है। तो ऑर्बिटल पीरियड का जो फार्मूला है वो हम डिटेल से डिस्कस करके आए हुए हैं थ्योरी के अंदर कि ये किस तरह आता है और किस तरह से फाइंड किया जाता है। वो है आपका बराबर T इज इक्वल टू पाई इंटू अंडर रेडिकल R3 अपॉन G इंटू मास ऑफ द सेंट्रल। और इस लॉ को हम केपलर्स थर्ड लॉ भी कहते हैं, यानी इस इक्वेशन को हम केपलर्स थर्ड लॉ भी कहते हैं। यहाँ आपके पास जो फार्मूला है, इस फार्मूले के अंदर जो एम है वो अर्थ है, क्योंकि ज़मीन के इर्द गिर्द सेटेलाइट घूम रही है। तो मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 5.98 इंटू 10⁻24। रेडियस जो है वो आपके पास 6.47 10⁻6 है। और उसके बाद जो ग्रेविटी है हमारी वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम है। और ये जो पाए है, पाए का जो वैल्यू है वो 3.14 है। अब हमने क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ को सिर्फ करना है सब्सटीट्यूट। जब इन सब वैल्यूज़ को हम सब्सटीट्यूट करेंगे, ये 2 की जगह आपने 2 लिखें, पाए की जगह आप 3.14 लिखें, और आर क्यूब की जगह आप आर का वैल्यू लिखें और उसको क्यूब करें, और ग्रेविटी की जगह जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जो कैपिटल जी है उसकी जगह आपने कैपिटल जी का वैल्यू लिखा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और मास ऑफ द सेंट्रल जो है उसकी जगह आपने उसका वैल्यू लिखा। और उसके बाद जब आपने इन सब को मल्टीप्लाई और डिवाइड और रेडिकल निकाला तो आपके पास जो वैल्यू आता है वो आता है 5177.53 सेकेंड। ये आपका जो है वैल्यू है टाइम का वैल्यू। अब ये वैल्यू आपके पास जो टाइम का आ रहा है, आपने इसको कन्वर्ट करना है आवर्स में, क्योंकि हमें बुक में कहा गया है कि आपका ये वैल्यू आवर्स में होना चाहिए। तो सेकंड को आवर में करने के लिए एक आवर आपको मालूम है कि वो 3600 सेकंड्स के बराबर है। तो यहाँ सेकंड्स का आंसर आपको मिला है। तो अगर आपने इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो आप इस सारे वैल्यू को डिवाइड करेंगे 3600 के साथ। जब आपने उसको डिवाइड किया तो जो टाइम मिला आपको वो मिला है 1.43 आवर्स। अब ये जो सेटेलाइट है इसका मतलब ये है कि ये सेटेलाइट अगर यहाँ से शुरू हुई है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस आने में जो पूरा टाइम ये लेगी, उस पूरे टाइम को हम कह रहे हैं टाइम पीरियड, और वो है आपका 1.43 आवर्स। तो फॉर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट फुल राउंड अराउंड अर्थ एट एन एल्टीट्यूड हाइट ऑफ 100 किलोमीटर अबव अर्थ देन इट वुड टेक 1.43 आवर्स। अगर 100 किलोमीटर ज़मीन से ऊपर है सेटेलाइट तो उसको जो टाइम लगेगा ज़मीन के ऊपर पूरा चक्कर कंप्लीट करने में वो 1.43 आवर्स लगेंगे। अब ये आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ है, अगर आप समझना चाहें तो समझ लें बेशक, कि अगर आपने इस आवर्स को कैलकुलेट करना है कि कितना जो टाइम लगेगा, यानी कि कितने रिवॉल्यूशंस ज़मीन लगाएगी एक डे के अंदर, तो देन हाउ मैनी रिवॉल्यूशन इट वुड कंप्लीट अराउंड अर्थ इन वन डे। तो वन डे का आपको मालूम है कि वो बराबर है 24 आवर्स के। तो 24 के साथ डिवाइड किया आपने 1.43 आवर, तो आपको मिला 16.78 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन जस्ट वन डे। एक दिन के अंदर वो 16.78 जो है चक्कर लगा लेगी सेटेलाइट, अगर वो ज़मीन से 100 किलोमीटर ऊपर है, क्योंकि वो एक कलाक में जब 1.43 आवर्स कर रही है तो वो 24 आवर्स में 16 जो है वो मरतबा चक्कर लगा लेगी। इस तरीके से हमारा जो ये प्रॉब्लम नंबर 5 है वो ख़त्म हो चुका। अच्छा, हमें यहाँ जो है न्यूमेरिकल नंबर 6 के अंदर ये चीज़ मालूम की गई है कि एक थिन डिस्क है जो 0.3 डायमीटर के साथ है। डायमीटर मतलब उसका 0.3 है, तो अब हमने उसको कन्वर्ट करना है मीटर्स में। डायमीटर यानी कि हमें उसका कन्वर्ट करना है रेडियस में। तो डायमीटर 0.3 है, तो रेडियस में निकालने के लिए हम डायमीटर को डिवाइड करते हैं 2 के साथ। तो हमें जो वैल्यू मिला अभी रेडियस का वो 0.15 है। इसी वजह से हमने डेटा के अंदर भी लिखा डायमीटर 0.3 मीटर है।
जब हमने इसका रेडियस फाइंड किया तो हमने लिखा r इज इक्वल टू डी अपॉन टू। जब d अपॉन टू हमने किया तो 0.3 अपॉन टू हमने किया तो मिला वैल्यू हमें 0.15। अब हमें आगे जो चीज़ काम आएगी वो डायमीटर नहीं बल्कि डायमीटर में से निकला हुआ रेडियस काम आएगा। अब ये हमारी रेडियस की बात हो गई। उसके बाद टोटल मोमेंटम जो इनर्शिया है वो 0.4 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर है। अब 0.4 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर उसकी इनर्शिया यानी कि I इज इक्वल टू 0.45। तो हमने लिखा कि जो डिस्क जो फिर रही है जो कि थिन डिस्क है, थिन डिस्क जिस इनर्शिया के साथ घूम रही है उस इनर्शिया को हम कहेंगे I डिस्क यानी कि इनर्शिया ऑफ डिस्क इज इक्वल टू 0.45 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। वो कह रहा है कि इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, अपने सेंटर ऑफ मास के ऊपर रोटेट कर रही है। अब यह है कि देयर आर 3 रॉक्स विद द मास ऑफ 0.2 किलोग्राम ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द डिस्क। डिस्क के बाहर वाले हिस्से में तीन जो हैं वो रॉक्स अटैच हैं, एक रॉक ये, दूसरा रॉक, तीसरा रॉक। डिस्क के बाहर वाले हिस्से में 3 रॉक्स आपने अभी देखे कि वो अटैच्ड हैं। अब क्या करना है, हर एक का वो कह रहा है कि जो मास है वो 0.2 किलोग्राम है, यानी कि मास 1 का भी, मास 2 का भी, मास 3 का भी, सब का जो मास है वो आपके बराबर है 0.2 किलोग्राम के। अगर ऐसा है तो आप फाइंड करें कि टोटल इनर्शिया क्या होगी। डिस्क की इनर्शिया इसने हमें बताई है, लेकिन डिस्क की इनर्शिया के बाद जब ये आपस में इसके ऊपर ये टच्ड हैं, जब 3 रॉक्स, तो फिर उसकी जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आखिर क्या होगी। अब जब टोटल हम मेजर करना चाहते हैं तो टोटल का मतलब होता है समेशन ऑफ ऑल इनर्शिया। समेशन ऑफ ऑल इनर्शिया को हम शो करते हैं इस तरीके से। ये जो सिंबल है उल्टे डब्ल्यू की तरह, इसको हम पढ़ते हैं सिग्मा, और ये जाहिर करती है समेशन को। अब ये डेटा आपने समझ ली। यहाँ ये समझें कि ये जो डिस्क है इसके सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक हम इसको कहेंगे रेडियस, वो है 0.15। डायमीटर होता है कर्वेचर की एक पॉइंट से लेकर कर्वेचर की दूसरी पॉइंट तक। हमने इस डायमीटर में से जो है वो निकाला है अभी रेडियस का जो है वो यूनिट। अब हमारे पास ये है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा के हिसाब से इनर्शिया जो डिस्क की है वो बराबर है 0.45 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, यानी कि जो इनर्शिया आपके पास डिस्क की बुक के अंदर या प्रॉब्लम की डेटा के अंदर मिली हुई है। अब हमने मालूम करनी है टोटल इनर्शिया, तो इसी वजह से मोमेंट इनर्शिया ऑफ ईच रॉक भी फाइंड करेंगे। जो ये छोटे छोटे पत्थर या इस डिस्क के साथ अटैच्ड है, इनके ऊपर इनके साथ इनर्शिया जो है अब क्या होगी। तो पहले हमें मालूम है कि इनर्शिया का जो फार्मूला है वो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर है, मगर यहाँ 3 रॉक्स हैं, 3 रॉक्स हैं, तो सिर्फ हम एम नहीं बल्कि हम वहाँ समेशन ऑफ एम लिखेंगे कि समेशन ऑफ एम इंटू आर स्क्वायर। और जो समेशन ऑफ एम है वो बराबर है मास 1 के, मास 2 के, मास 3 के, यानी तीनों का मास हम ऐड करेंगे तो हम समेशन ऑफ एम लिखेंगे। तो अभी आपका फार्मूला जो रॉक वाला है, आई रॉक यानी कि इनर्शिया ऑफ द रॉक इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, क्योंकि रॉक अगर एक होता तो हम समेशन ना देते, रॉक 3 है इसी वजह से हमने समेशन दी है। तो समेशन ऑफ एम आपको मालूम है कि वो m1, m2 और m3 इन तीनों के जो है बराबर है। आर स्क्वायर की जगह आपने आर स्क्वायर सेम लिखा। अब हमने क्या करना है, हर एक का जो है वैल्यू अलग अलग लिखना है कि मास ऑफ ईच रॉक जो है वो 0.2 किलोग्राम है, जो कि हमें प्रॉब्लम की डेटा के अंदर मालूम है। रेडियस जो है वो 0.15 मीटर है। अब हमने मास 1 की जगह मास 1 का वैल्यू, मास 2 की जगह मास 2 का वैल्यू, मास 3 की जगह मास 3 का वैल्यू जब पुट किया, और उनके बाद ये रेडियस स्क्वायर है तो उनको हमने रेडियस के साथ स्क्वायर किया, तो हमें जो वैल्यू मिला है वो कुछ ये है 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 इंटू 0.15 होल स्क्वायर। अब जब हमने इन 0.22 इन सब को जब हमने ऐड किया तो हमें वैल्यू मिला है 0.6। उसके बाद 0.15 का जब ये स्क्वायर हमने निकाला तो आपको ये वैल्यू मिला। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को करना है ऐड। जब हमने दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया तो हमें वैल्यू मिला है अभी 0.135। अब जो रॉक की इनर्शिया है वो आपके पास है 0.135, लेकिन आपने मालूम करनी है टोटल इनर्शिया। अब तो टोटल इनर्शिया का मतलब है कि इनर्शिया टोटल इज इक्वल टू इनर्शिया ऑफ द डिस्क प्लस में इनर्शिया ऑफ द रॉक। इनर्शिया ऑफ द डिस्क आपको शुरू में ही गिवन है,
उसको मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। इनर्शिया जो डिस्क की है वो है आपके पास 0.45 और 0.45 हमने लिखा। अभी जो इनर्शिया 45 रॉक की है वो अभी आपने फाइंड की, वो है 0.35 0.135। और 0.135 को आपने ऐड किया 0.45 के साथ तो वैल्यू मिला आपका 0.585 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ये आपके पास है टोटल इनर्शिया। इसके बाद हमारा जो प्रॉब्लम है, अच्छा यहाँ प्रॉब्लम नंबर 7 के अंदर हमें ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द आइडियल बैंकिंग एंगल, यानी कि बैंकिंग एंगल जो आइडियल है वो कौन सी है। तो इसी वजह से हमने थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फॉर अ जेंटल टर्न फॉर 1.2 किलोमीटर रेडियस, जेंटल टर्न का मतलब है कि एक ऐसा टर्न आप लें जिसमें कोई आपको नुकसान ना हो, मतलब आपको कोई चीज़ जो है डिस्टर्ब ना हो, आप रेडियस से बाहर निकल ना जाएं। ऑन हाईवे विथ 105 किलोमीटर पर आवर स्पीड, और हाईवे के ऊपर जाना चाहते हैं जिसकी जा रहे हैं, और उस टाइम उसकी जो स्पीड है गाड़ी की वो 105 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट रखें, यानी तकरीबन 65 माइल्स पर आवर। अज्यूमिंग एवरी वन ट्रेवल्स एट दैट लिमिट, फ़र्ज़ करें कि हर कोई उसी लिमिट पर ट्रेवल कर रहा है, तो बताएं कि वहाँ किस किस्म की रोड का जो एंगल है वो होना चाहिए। अब यहाँ थोड़ा समझें कि एक रोड है जिसके ऊपर हर गाड़ी तकरीबन 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो आप जो है उस जगह पे अगर आपको वहाँ टर्न करना है तो कितना टर्न आप जो है वो करेंगे कि वो टर्न आपकी गाड़ी कर भी ले और उसको नुकसान भी ना पहुँचे। अगर आप जल्दी टर्न करेंगे तो स्पीड में गाड़ी आएंगी तो आपको वो टर्न मसला करेगा उनके लिए। टर्न ऐसे नमूने से बनाना है कि आपकी गाड़ी के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। तो वो कौन सी एंगल पे हम टर्न बनाएं जिस एंगल पर 105 किलोमीटर पर आवर वाली गाड़ी जेंटल टर्न कर सके 1.02 किलोमीटर रेडियस में। तो रेडियस जो हमें मिला हुआ है वहाँ वो मिला हुआ है 1.20 किलोमीटर, और किलोमीटर है इसी वजह से हमने किलो की जगह 10⁻³ लगाया। तो 10⁻³ का मतलब होता है कि आप इसको फिर तीन ज़ीरो देंगे। 3 ज़ीरो जब हमने दिए तो ये पॉइंट पहले से 2 पॉइंट आगे थी, तो इसी वजह से आपका किलोमीटर्स में 1200 मीटर्स आया। स्पीड आपको मिली हुई है डेटा के अंदर, वो है 105 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर आपको मिला हुआ है, किलो की जगह आपने लिखा है 10⁻³ और पर की जगह आपने लिखा है अपान, आवर की जगह आपने लिखा है 3600 सेकंड्स। अब जब आपने 105 के साथ 10⁻³ लिखा, मल्टीप्लाई किया तो आपको 3 ज़ीरोज़ आ गए। तो 105 इंटू 300 अपॉन में 3600, जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आपको जो वैल्यू मिला वो 29.16 मीटर पर सेकंड मिला। अब ये स्पीड जो मिली हुई है हमें वही स्पीड है जो हमने 105 किलोमीटर से जब हमने अभी सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किए। सॉल्यूशन जो है हमारा अब स्टार्ट होता है, जिसमें हमने जो है बैंकिंग एंगल को मालूम करना है। और बैंकिंग एंगल का फार्मूला हम पहले से ही पढ़ के हुए आ रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपान आर जी के बराबर है। अगर थीटा जो है वो टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपान आर जी के बराबर है तो हमें वहाँ सारे वैल्यूज़ तो मिले हुए हैं। वी का वैल्यू हमने लिखा वी की जगह, और उसके बाद आर की जगह हमने आर का वैल्यू लिखा जो कि ये है, और जी की जगह ग्रेविटी का जो वैल्यू है आपको वो याद होना चाहिए, मिला हुआ नहीं होगा। ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो हमारा 9.8 है। तो वी स्क्वायर जो है आपके पास वो पहले डेटा में देखें आप 29.6 है, जो बिल्कुल ये सेम वाली है यहाँ। अब आप मालूम करना चाहते हैं थीटा इज इक्वल टेन इनवर्स, जब आपने इसको स्क्वायर किया तो आपको वैल्यू मिला 850.3। इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको वैल्यू मिला 11760। तो इन दोनों को जब आपने फिर डिवाइड किया तो आपको वैल्यू मिला 0.0723। और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आपने फाइंड करना है, तो इसी वजह से टेन इनवर्स यहाँ है। तो टेन इनवर्स कैलकुलेटर के अंदर जब आप वैल्यू लगाएंगे टेन इनवर्स लिख के 0.0723, तो आपको जो वैल्यू आएगा वो 4.14 डिग्री आएगा। तो उस रॉड की जो बैंकिंग एंगल होनी चाहिए, जिस एंगल पर उसको मुड़ना चाहिए, वो 4.14 डिग्री बनाए। अब आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 8, जिसमें हमें ये चीज़ गिवन है कि एक
500 यानी कि 1500 किलोग्राम की एक कार है, यानी कि मास ऑफ द कार जो है 1500 किलोग्राम हो गया। मूविंग ऑन अ फ्लैट हॉरिजेंटल रोड, एक हॉरिजेंटल रोड पे जा रही है। नेगोशिएट्स अ कर्व, सामने उसको एक कर्व मिल जाता है। फिर क्या होता है, जैसे कि शोन इन फिगर 4.21 है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस फिगर के अंदर, ये फिगर है सेम। इस फिगर में अच्छा ऐसे है, इफ़ द रेडियस ऑफ द कर्व इज़ 35 मीटर, अगर उस कर्व का जो रेडियस है, यानी कि जिस एंगल से वो मूव हो रहा है वहाँ तक जो रेडियस है वो 35 मीटर है। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द पेवमेंट इज 0.23। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम जाहिर करते हैं म्यू के साथ, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल 0.523। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, इसी वजह से हमने इसके साथ यूनिट नहीं लिखा, वो फ्रिक्शनल लेस, वो डायमेंशन लेस होता है, जो हम पहले पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 3 के लास्ट टॉपिक्स में। आपके पास यहाँ जो रेडियस मिला हुआ था, जो आपने पढ़ा था पहले, रेडियस ऑफ द कर्व ये है 35 मीटर। अब आपके पास फाइंड द मैक्सिमम स्पीड द कार कैन हैव स्टिल एंड मेक द टर्न सक्सेसफुली। मैक्सिमम स्पीड फाइंड करें जिस पे ऊपर कार मूव भी कर ले और टर्न भी कर ले, यानी कि स्पीड कभी कभार हमें कम करनी पड़ती है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि मास गाड़ी का ये है, गाड़ी का साथ से रेडियस, गाड़ी का जो मास है वो 0.253 है, 523 है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है टायर के दरमियान और रोड के दरमियान। मास गाड़ी का है 1500 किलोग्राम, रेडियस जो है वो है 0.35 या 35 मीटर्स, 35 मीटर है रेडियस ऑफ द कर्व। अब सवाल यह है कि ये इतनी वेलोसिटी से घूमे, वो कौन सी सेफ वेलोसिटी जिससे अगर घूमेगी तो वो सेफली यहाँ से टर्न कर लेगी। तो वो टर्न वाली जो एंगल है, टर्न वाली जो स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड हमने वो फाइंड करनी है। अगर आप यहाँ भी देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास स्पीड है, रोड है, ये वेलोसिटी है कार की, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। इस गाड़ी से लेकर इसके सेंटर तक जो रेडियस है वो r इज इक्वल 35 मीटर है। अब इसके सॉल्यूशन की जानिब हम जा रहे हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि व्हेन द कार बॉडी ऑफ द कार मेक्स द टर्न इट नीड्स और गेट सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी गाड़ी, कोई भी गाड़ी आपकी टर्न करती है तो टर्न करने के दौरान उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ कर्व के सेंटर से, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स यानी FC कहेंगे। विच हेल्प द कार टू टर्न स्मूथली, जो कार को हेल्प करती है कि वो स्मूथली टर्न कर पाए। जैसे कि यहाँ कहा गया कि न्यूमेरिकल के अंदर जो फ्रिक्शन है ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन है, क्योंकि यहाँ म्यू की बात आई थी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात आई थी, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जितनी इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स है आपकी इनसाइड, उतनी उसके साथ जो है वो फ्रिक्शन भी है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, आपस में दोनों जो हैं वो बराबर हैं। तो आपने यहाँ लिखा कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के, यानी कि FF इज इक्वल टू FC। अब आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके बराबर है, आप फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स बराबर है म्यू एन के, या ये फार्मूला पढ़ा होगा या आपने ये पढ़ा होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर, एफ इज इक्वल टू म्यू आर। तो आप इनमें से कोई भी फार्मूला लगाएं, कोई मसला नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर पढ़ें आप, या फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू एन पढ़ें आप, कोई उनमें इशू नहीं होता। तो आपने अभी मिसाल के तौर पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो लिखा है म्यू एन। यहाँ आपको यह भी मालूम है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बराबर mv² अपान आर के, ये दोनों वैल्यूज़ आपको मालूम है। अगर दोनों मालूम है तो फ्रिक्शनल फोर्स की जगह आप फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू लिखें, कौन सा है जी, वो है म्यू एन। इसी तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह आप सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू लिखें, वो है आपका mv² अपान आर। तो अब आपने ये दोनों वैल्यूज़ लिख दिए सेम। तो यहाँ हम जानते हैं कि जो n है वो नॉर्मल फोर्स है, एंड ऑलवेज नॉर्मल फोर्स जो है वो इक्वल होती है टू द वेट ऑफ द बॉडी। वो हमेशा बॉडी का जो वेट होता है नॉर्मल फोर्स उसके बराबर होती है। तो नॉर्मल रिएक्शन का मतलब है कि वो वेट ऑफ द बॉडी बराबर होगी। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू डब्ल्यू या r इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब आप ने यहाँ फार्मूले में जहाँ n लगाई थी वहाँ अभी आप लगाएंगे w, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन आपकी बराबर होती है w के। म्यू की जगह आपने म्यू सेम लिखा,
mv² जो पूरा टर्म है वो आपका अगेन सेम है। अब आपको ये भी मालूम है कि जो W है यानी कि जो वेट है वो आपका बराबर है mg के। तो आपने इसी तरीके से वेट की जगह अभी लिखा है आपने mg। वेट की जगह जब आपने mg लिखा है तो म्यू की जगह आपने म्यू सेम, और mv²/r की जगह आपने mv²/r सेम लिखा। टू फाइंड द वेलोसिटी v, अगर आपने वेलोसिटी v को फाइंड करना है तो आप ये जो m है और आपने इस वेलोसिटी को फाइंड करना है ना, तो ये जो m है और ये जो r है इन दोनों को दूसरी साइड आपने लेके जाना है। m यहाँ मल्टीप्लाई का है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, r यहाँ डिवाइड का है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, r जाके यहाँ मल्टीप्लाई हुई है और m जाके यहाँ डिवाइड हुआ है। तो अब आपके पास यहाँ देख सकते हैं कि m डिवाइड में और यहाँ m में कैंसिल इज इक्वल टू v²। तो म्यू यहाँ बचा, g यहाँ बचा, r यहाँ बचा और m अपान में कुछ भी नहीं है। तो आपके पास म्यू जी आर इज इक्वल टू v² का वैल्यू जो है आपके पास आया है। तो v² इज इक्वल टू म्यू जी आर भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आपको मालूम करना है वैल्यू म्यू का तो म्यू इज इक्वल टू जब स्क्वायर दूसरी साइड जाता है तो वो हो जाता है अंडर रेडिकल का। तो म्यू इज इक्वल टू अंडर रेडिकल वी इज इक्वल टू अंडर रेडिकल म्यू जी आर। अब ये आपके पास फार्मूला है हाँ है। अब आपने क्या करना है कि ये पुट करना है वैल्यूज़ इस फार्मूला के अंदर। तो ये जो v है आपके पास वो बराबर है अंडर रेडिकल म्यू जी आर के। तो आपने v लिखा सेम, यहाँ सेम लिखा आपने। म्यू का आपको वैल्यू मालूम है कि वो 0.523 है डेटा में, g का वैल्यू याद होना चाहिए आपको 9.8 है, r जो है वो 35 है। तो आपने म्यू की जगह म्यू का वैल्यू लिखा, जी की जगह आपने जी का वैल्यू लिखा, आर की जगह आपने आर का वैल्यू लिखा। जब आपने इन सब को मल्टीप्लाई किया आपस में इन तीनों वैल्यूज़ को तो आपके पास जो वैल्यू मिला वो 179.3। और इस पूरे वैल्यू का आपने निकाला अंडर रेडिकल जब, तो अंडर रेडिकल निकालने के बाद जो वैल्यू आया वो आया है 30.39 मीटर पर सेकेंड। तो 9 जो है राउंड ऑफ जब इसको करते हैं तो यह सामने वाले को 1 देगा और ख़ुद ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13.4 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम स्पीड फॉर द कार एट विच इट इज़ स्टिल, जिस स्पीड के ऊपर वो टर्न कर सकती है अ कर्व्ड पाथ ऑफ रेडियस 35 मीटर पर, वो वेलोसिटी 13.4 मीटर पर सेकेंड है। अगर वो इस वेलोसिटी से एक्सीड करेगी फ्रॉम दिस 13.5 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड लिमिट, तो फिर कार जो है वो स्काइड हो जाएगी या स्लाइड हो जाएगी रोड में से। तो इसी वजह से मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्लामाबाद में या बड़े जगहों पर जहाँ कर्व ज़्यादा होते हैं तो कर्व ऑफ रोड्स स्पीड लगाए जाते हैं। वो लिमिट बैनर्स होते हैं आर फिक्स्ड आफ्टर फाइंडिंग लिमिट विद द फार्मूला यू स्टडी नाउ। आपने जो भी फार्मूला पढ़ा इस फार्मूले की मदद से आपने मालूम की कि कौन सी सेफ़ स्पीड है इस टर्न करने के लिए या इस बेंड। तो सेफ़ स्पीड वहाँ थी जो आपने पढ़ी, लेकिन इस कर्व का ऊपर जो सेफ़ स्पीड है वो है 35.35 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो साइन बोर्ड है इंडिकेट करता है दैट इन दिस कर्व टर्न ऑफ रोड सेफ लिमिट। जो टर्न अगर आप रोड पर करेंगे तो उसकी जो सेफ़ स्पीड लिमिट है वो 35 किलोमीटर पर आवर है। अगर इससे ज़्यादा आप चलेंगे तो आप ख़त्म। तो इस तरीके से जो है वो ज़्यादा स्पीड से चलना आपको टर्न लेने से दुश्वारी करेगा और वो आपके लिए डिज़ास्टर साबित हो सकता है।